हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0 जहां मैं लेके आ गया हूं बिहेवियर ऑफ गैस का लेक्चर नंबर 3। यहां मैं कराऊंगा आज डीपीपी नंबर 2 के सॉल्यूशंस। चार्ल्स लॉ होगा, कॉम्बिनेशंस लॉ होगा और उसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स। बड़ा ही अच्छा सा न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, जो बोर्ड में अधिकतर आया है। ठीक है, इसके पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो क्या कर रहे हैं, सीधी सी बात, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और हाँ, शेयर जरूर करिए फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारा लड़का लोग है जिसके पास ये फ्री कोचिंग नहीं उपलब्ध है। वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास फ्री कोचिंग उपलब्ध नहीं है। तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, बढ़िया सा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, और आज का डीपीपी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3 का डीपीपी नंबर 2। पहला है डीपीपी नंबर 2, सब्सक्राइब कर दिएगा चैनल को, मैंने यहाँ भी लिख दिया है अपना चैनल का नाम साइंस 2.0 बिहेवियर ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 3, सब्सक्राइबर डीपीपी 2। तो पहला क्वेश्चन डीपीपी में था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ अ गैस एट एसटीपी। एसटीपी पे 22.4 लीटर पे कितना मॉलिक्यूल्स है? तो 22.4 लीटर पे मॉलिक्यूल्स होता है 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स। जिसने मेरा पहला वीडियो देखा है वो देख लेगा, और जो इस वीडियो में डायरेक्ट घुस आया है, घुसपैठ कर दिया है इस वीडियो में, जाकर पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखे, तब ये देखें, क्योंकि ये वीडियो फिर पढ़ने नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, ये हो गया पहला आंसर। 22.4 लीटर पे 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स रहता है। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो दूसरा, अगला क्वेश्चन है 1 पास्कल इक्वल्स टू कितना 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10। सीधा सा आंसर, प्यारा सा आंसर। अब तीसरा पूछा है कि मास ऑफ 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो एक मोल में कितना होता है? 1 into 2 plus 2 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल वेट इज 2 ग्राम। तो 5 मोल वेट इज 10 ग्राम। ठीक है, 5 into 2 हो गया, यहाँ मैं कलर कर दे रहा हूँ, 5 into 2 ग्राम। ठीक है, इक्वल्स 10 ग्राम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच टाइप, किस टाइप का एनर्जी यूज होता है मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस में जो मॉलिक्यूल्स होता है वो किस टाइप का एनर्जी में होता है? तो आंसर है काइनेटिक। ठीक है, चौथा का आंसर हो गया ये। पांचवा का आंसर बोला है, इसको रब कर देते हैं। पांचवा का आंसर बड़ा ही लंबा चौड़ा अच्छा खासा है, बड़ा ही मजेदार सा प्यारा सा, सब ठीक ही तो है। चलो, अगला क्वेश्चन बोला है अमंग 2 ग्राम ऑफ H2, 2 ग्राम ऑफ H2 और 28 ग्राम ऑफ N2 एंड 44 ग्राम ऑफ CO2, इसमें से किसके पास लार्जेस्ट वॉल्यूम है एसटीपी पे? तो 2 ग्राम के पास, देखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के पास हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है हाइड्रोजन का, क्योंकि हम दिखा दे रहा हूं मैं यहाँ। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास नंबर, मार्क करना, मास नंबर होता है 1, और कितना है एटम? 2, कितना हो गया? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम ऑफ H2 है कितना? तो फिर ये भी 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम H2 का आंसर यही हो जाएगा, लीटर आंसर। बढ़िया सा आंसर, प्यारा सा आंसर। अब N2 बोला है, तो N2 का हम लोग पता है, H2 है यहाँ, N2 का पता है 14 into 2 मतलब 28 ग्राम्स ऑफ N2 कंटेन 22.4 लीटर, 28 ही बोला है फिर, तो यही आ जाएगा 28 ग्राम ऑफ N2 देगा तुमको 22.4 लीटर। ये भी इसका आंसर। किसके पास ज्यादा है वो निकालना है, दोनों के पास सेम आ गया है। अब एक बार CO2 का निकालता है, 44 ग्राम आएगा, ये कैसे आएगा दिखा देता हूँ। 12 + 16 into 2 12 हो गया इसका, O हो गया इसका, 2 एटम था,
2 इंटू 32, 32 प्लस 12 44, 44 ग्राम। अब देखो 44 grams of CO2 have 22.4 liter, 44 gram of CO2 have 22.4 liter, 4 liter। तो सबके पास इक्वल है, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, सबके पास इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम है, तो ऑल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। चलो ये भी सम सॉल्व हो गया, इस सम को भी हम लोगों ने रिपोर्ट दिखाया। अगला सम यहाँ पे देखो पढ़ाते पढ़ाते ये पेन चल गया मुझसे, बढ़िया सा दीवार गंदा हो गया। चलो अगला सम्स, छठा नंबर, बढ़िया सा सम्स। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास, क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 व्हेन मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट STP is 22 ग्राम। तो 11.2 लीटर वॉल्यूम ऑफ CO2 हैव 22 ग्राम ऑफ मास, मॉलिक्यूलर मास, यहाँ में मॉलिक्यूलर लिख दिया। therefore 1 लीटर, ये सेम करता जाएगा, यहाँ इक्वल टू, यहाँ वो डॉट 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 दे देना, ये सेम आएगा यहाँ नीचे 22 बाई 11.2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फिर STP पे बोला है, तो STP पे हमको वॉल्यूम पता है 22.4 लीटर होता है, तो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर पे कितना होगा, 22 बाई 11.2 2.4 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये कटेगा, ये आएगा 44 ग्राम ऑफ CO2, इतना आएगा मॉलिक्यूलर मास। सीधा साधा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया प्यारा सा, ठीक। चलो अगला सवाल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 7 ग्राम ऑफ N2, 7 ग्राम में कितना है, तो हम लोग को पता है कि 28 ग्राम N2 का 28 ग्राम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो 7 ग्राम्स में इजी सी बात है, यूनिटरी मेथड मैंने अपनाया, 28 नीचे आ जाएगा, ये जाएगा 7 से कटा 4 से कटा 2 2 2 3 पॉइंट, अच्छा यूनिटरी का काम आएगा, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, बढ़िया सा प्यारा सा 6.022 into 10 to the power 23 by 28 नीचे into 7 से कटा 4, अब 6.022 divided by 4 equals to 1.5055 into 10 to the power 23 molecules, इसमें इतना ही मॉलिक्यूल्स है। चलो आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन, which instrument is used to measure the pressure of the air enclosed in the container, सीधा साधा सा आंसर, पिछले क्लास में ही ये जो लड़का सुन रहा होगा लेक्चर वो दे देगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 पास्कल में कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो आंसर 1। अगले क्वेश्चन के लिए बोर्ड रख करना होगा, बड़ा ही बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। मैंने ऐसा, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ गैस एट वॉल्यूम इतना, ठीक है, बोला है कि प्रेशर निकालें जब वॉल्यूम, मतलब क्वेश्चन तो मैं नहीं उतारूंगा क्योंकि डीपीपी अगर आप डाउनलोड और आपके पास है डीपीपी तो उसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ गैस एट वॉल्यूम 760 ml, तो इनिशियल कंडीशन इसको ले लेते हैं, पहला वाला कंडीशन
फिर ये आ गया फाइनल कंडीशन, तो V1 दे दिया है 760 ml और एंड वॉल्यूम 38 ml, वॉल्यूम कितना है 38 ml, वॉल्यूम V2 दे दिया 38 ml, ठीक है। एंड P2 जो है बोला है वहां HDP पे है, तो P2 तुम्हारा HDP मतलब 760 ml ऑफ HDP और हमको निकालना क्या है P1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग, अच्छा देखो यहाँ देखो टेम्परेचर का टर्म नहीं गिवन है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। जो टर्म क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जो कोई भी टर्म, यहाँ से मान लो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो चार्ल्स लॉ करेंगे या फिर अलग अलग लॉ आएगा, उसमें जो चीज क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसी के लिए हम लोग बॉयल्स लॉ लगाए, क्योंकि वहां टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग to Boyle's law, P1 V1 equals to P2 V2, हमको निकालना क्या है P1, तो P1 यही रखेंगे P2 V2 by V1, P2 कितना मिला 760 इंटू ये कितना 38। मैं एकदम सीधा साधा क्वेश्चन देता हूँ, इसमें कोई कैलकुलेशन का झमेला नहीं। V1 कितना 760, ये कटा P2 आ जाएगा 38, करना यहाँ लिख रहा हूँ 38 mm ऑफ Hg, क्योंकि यहाँ mm ऑफ Hg में था, यहाँ mm ऑफ Hg में था, तो यहाँ भी mm ऑफ Hg में आएगा। ये हो गया आंसर, डीबीपी खत्म। अब हम लोग करने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ। बोयल्स लॉ को उम्मीद है सबका दिमाग में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अब होगा चार्ल्स लॉ, अच्छा सा लॉ। इसके 3 लॉ हैं, 3 चीज आपको इसमें मिलेगा। एक पहला है चार्ल्स लॉ, फिर आएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, फिर हम लोग करेंगे चार्ल्स लॉ का अल्टरनेटिव, ठीक है। बढ़िया सा लॉ, प्यारा सा लॉ। चलो हेडिंग डालो चार्ल्स लॉ, कॉपी पे निकाल लिए होगे हमको लगता है, तो हेडिंग डाल देना उसमें चार्ल्स लॉ, बढ़िया सा लॉ। ये चलो यहाँ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड mass of a gas, fixed mass of a gas, volume of fixed mass of a gas increase or decrease by 1/273 part of its volume by every rise of temperature from 0, every rise और fall कर देता हूँ मैं यहाँ, और fall temperature of 0 to कितना डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस। ये चार्ल्स लॉ कहता है। बोयल्स लॉ में हम लोगों ने क्या किया था, बोयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ क्या कांस्टेंट है प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है मास, तो यहाँ दो क्वांटिटीज कांस्टेंट है, प्रेशर मास, उसमें क्या था टेम्परेचर मास। बढ़िया था समझ के, ठीक है। एक बार फिर मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, साथ साथ देखना। एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर पे द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास, जो वॉल्यूम होगा फिक्स्ड मास का वो बढ़ेगा घटेगा 1/273 पार्ट से, विथ एवरी राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर राइज फॉल होगा 0 से 1 राइज फॉल ऐसे होता रहेगा। इसको हम सम करेंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर होगा। मान लो एट 1 डिग्री सेल्सियस
V1 निकालने का फॉर्मूला V0 इंटू 1 प्लस कितना होगा 1 है यहाँ तो 1/273 हो गया। ऐसे ही अगर V2 है तो V0 1 प्लस 2/273 V3 मतलब 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, अब एट तो इसको आप ऐसे याद कर लो एट 3 डिग्री सेल्सियस V0 1 प्लस 3/273। यहाँ अगर कुछ भी दे देगा टेम्परेचर जैसे मान लो 50 दे दिया तो 50 बाई दिस, 2 दे दिया 2 बाई दिस, 3 दे दिया 3 बाई दिस, खत्म। ठीक है, अब मान लो अगर T सेल्सियस कम हो रहा है, T डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है कम हो रहा है, तब क्या होगा एट माइनस टी डिग्री सेल्सियस यानी तो VT ये वैल्यू किसका है VT का, जो टेम्परेचर की वैल्यू वही V के नीचे लगेगा और उसका वैल्यू भी निकलेगा, यहाँ T रख देंगे उसका जगह, तो यहाँ 1 डिग्री सेल्सियस था तो V1 निकाले हम लोग, यहाँ T डिग्री सेल्सियस तो VT निकालेंगे। समझ रहे हो? अब माइनस में है तो VT कैसे निकलेगा, यहाँ निकाल रहा हूँ VT कैसे निकलेगा V0 1 माइनस T/273। ठीक है, समझ गए बढ़िया से। चलो रद्द करता हूं। अब एक और चीज समझो, हमेशा ही जब भी चार्ल्स लॉ का सम्स होगा तब टेम्परेचर किस पे होगा केल्विन पे। अगर सेल्सियस पे दिया है जैसे मान लो 2 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और हमको चार्ल्स लॉ के ऊपर सम्स करना है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, तो केल्विन में कन्वर्ट कैसे होगा प्लस 273 अगर कर देंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा। हो गया 3 डिग्री सेल्सियस है तो क्या होगा 3 प्लस 273 कितना हो जाएगा 276। जितना वैल्यू है उसको 270 से प्लस कर लेंगे तो वो केल्विन पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो तुमको फ़ारेनहाइट में डिग्री ये दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, अब उसको तुमको केल्विन में करके ही तो करना है चार्ल्स लॉ। कैसे करें, बचपन पे एक फॉर्मूला किया होगा तुम लोगों ने C/5 = F - 32/9। ये फॉर्मूला बचपन में हुआ होगा क्लास 7 में शायद। ठीक है, तो यहाँ से तुमको फ़ारेनहाइट पता है तो सेल्सियस मिल जाएगा, या फिर सेल्सियस पता है तो फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट मान लो 9 पता है तो 9 रखेंगे तो यहाँ से सेल्सियस मिलेगा, जितना आंसर आ गया वहाँ पे 273 प्लस कर देंगे, ओके विन पे आंसर दे देगा, खत्म। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। इरेज कर देता हूँ, ये तो सबका खत्म हो गया है। बढ़िया सा लॉ। अब बात करते हैं, क्या बचा सम्स करते हैं इसी के ऊपर सम्स करेंगे तो क्या होगा ये सम्स नंबर 1 देता हूं मैं। सम्स दिया हुआ है एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ a certain mass of gas is 100 ml at 1 atmospheric pressure। ठीक है, at constant pressure at constant pressure at constant pressure if temperature is raised to 50 degrees Celsius, what will be the final volume
तो बोल दिए, देखो यहाँ बोला एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम कितना है, इतना है, एट इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कर्व है, मतलब इसको लेना ही नहीं है। कांस्टेंट मतलब कहाँ गए हम लोग, कांस्टेंट मतलब कहाँ, चार्ल्स लॉ। कांस्टेंट है मतलब चार्ल्स लॉ। चलो 0 डिग्री सेल्सियस पे 100 दे दिया, यानी V0 का वैल्यू मेरा कितना है 100, ठीक है। और हम लोग किसका बोला है V50 का निकाल लें, the temperature is raised to 50 degrees, what is the final volume, तो V50 निकालना है हमको, क्या होगा V0 1 प्लस 50 बाई 272 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते चलो, यहाँ आएगा 100, यहाँ आएगा 1 प्लस 50 बाई 273, सो कैलकुलेट करके आ जाएगा 118.32 ml। तो फाइनल वॉल्यूम मेरा आ गया इतना। ये क्वेश्चन आज तक बोर्ड में आया नहीं है, इसीलिए ये ऐसा सम चार्ल्स लॉ के ऊपर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चार्ल्स लॉ के अल्टरनेटिव वाला जो लॉ है चार्ल्स लॉ का, वो पूछा जाता है, लेकिन ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं, आज डीपीपी में एक तड़कता भड़कता क्वेश्चन दूंगा मैं चार्ल्स लॉ के ऊपर, मजेदार वाला क्वेश्चन, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या खेला है इसका, चलो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहले डेफिनेशन ध्यान से सुनो। एट कांस्टेंट प्रेशर पे, दोनों में ही प्रेशर कांस्टेंट यानी ये चार्ल्स लॉ है, यहाँ डाल लो। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास ऑफ अ गैस, चलो लिख लेते एब्सोल्यूट टेम्परेचर at constant pressure the volume of a given gas, the volume of a certain mass of a gas becomes zero at minus 273 degrees Celsius temperature, ठीक है। बढ़िया, चलो पहला चलो। अब इसी को जो ये जो टेम्परेचर निकला मेरा यहाँ -273, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर का है, बोला है एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ अ सर्टेन मास। सर्टेन मास मतलब फिक्स, सर्टेन मास मतलब फिक्स, यहाँ भी मास कांस्टेंट। द वॉल्यूम जीरो कब होता है -273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। बढ़िया, तो ये क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, इसको अगर बोलेगा कि तुमको केल्विन में बताओ ये कितना टेम्परेचर है, तो ये केल्विन पे इसका आंसर होगा 273 है माइनस, और प्लस करोगे यहाँ 273 केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 0 के, यानी 0 के और 0 के लिख देना, डिग्री तो होता नहीं। अब देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, ठीक है। इसका भी एक ग्राफ है, उसका कोई ग्राफ नहीं था, इसका एक ग्राफ। तो मान लो ये गया, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर। अच्छा, वॉल्यूम जीरो कब करना है हमको -273 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ कहीं 273 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, -270, माइनस किस तरफ होता है -6, ये माइनस है। तो वॉल्यूम कैसे भी तुमको जीरो करना है यहाँ पे लाके, तो ग्राफ क्यों ऐसा निकलता है, देखो वॉल्यूम पहले इतना था, आके 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 0 हो गया। इसको एक काम करो, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो यहाँ पीछे की तरफ, ऐसे डॉट डॉट में आके -273 पे वॉल्यूम क्या हुआ 0 पे आ गया। ये 0 होता है तो ये पूरा प्लेन 0 है, तो ये वॉल्यूम 0 पे आ गया, हो गया, समझ सकता हूँ। इसी तरह एब्सोल्यूट टेम्परेचर यही ग्राफ होता है, समझ गए बढ़िया से। अब अल्टरनेटिव क्या लॉ है, आज मैं बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के ऊपर ज्यादा सम्स नहीं कराऊंगा, इसके बाद कॉम्बिनेशन समझाऊंगा। डीपीपी में सम्स मिलेगा, प्रैक्टिस करना, अगले दिन चार्ल्स लॉ के ऊपर सम्स होगा, ठीक है बढ़िया।
अब अल्टरनेटिव लॉ, अल्टरनेटिव ऑफ चार्ल्स लॉ, अल्टरनेटिव ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, अल्टरनेटिव ऑफ चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड mass of gas is directly proportional to temperature, यानी V proportional to T। ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल होता है। अगर आपने क्लास 10 में वेरिएशन कर लिया है तो प्रोपोर्शनलिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नहीं भी सीखा है, ये देख लीजिए, मैथमेटिक्स गणित प्रकाश में 13वां चैप्टर है ये, वेरिएशंस। उम्मीद है आपने सीख ली होगी। ठीक है, उसी के ऊपर ये रहता है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब वहां देखो क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम हमेशा एक कांस्टेंट टर्म लगाते हैं। कोई भी कांस्टेंट ए लगाते हैं हम लोग, या तुम ए लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, कुछ भी लगा दो, एक कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। और यहाँ लिख देना के इज, सिंस के इज कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट बराबर क्या आ गया? v बाई टी। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज एक और, अब यहां से देखो फॉर्मूला क्या बनेगा चार्ल्स लॉ, ये रख लेना। ठीक है, लेट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज v1 at temperature T1 and v2 at temperature T2। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या फॉर्मूला बैठेगा? टू चार्ल्स लॉ v1 by T1 इक्वल्स टू v2 by T2। ठीक है, v2 by T2 ये आ गया फॉर्मूला। हम लोग वर्ष में क्या किए थे? P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यहाँ है V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2। अब ऐसे ही अगर तुमको 3 वॉल्यूम दिया है और 3 टेम्परेचर दिया है तो ऐसे ही इक्वल टू V3 by T3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ऐसे करते 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 Vn मान लो कुछ होता है, n मान लो एकदम इनफिनाइट नंबर है, वहां तक चले जाता है। लेकिन ये अमूमन 2 ही पूछा जाता है, 2 तुमको वॉल्यूम दे देता है, 2 टेम्परेचर, एक टेम्परेचर दे देता है, एक टेम्परेचर पूछता है, या फिर 2 टेम्परेचर दे दिया, एक वॉल्यूम दे दिया, एक वॉल्यूम पूछा। ठीक है, इसी के ऊपर अब ग्राफ करते हैं, नोट कर लेना, ये नोट्स है ये सब। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ, इसका ग्राफ भी आपको समझ, आप ज्यादा इसमें दिमाग मत खटाइएगा कि कैसे हुआ, बस आपको देख लेना है, समझ लेना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता कैसा है। वीटी ग्राफ का, वीटी ग्राफ ही ना होगा, हम लोग वीटी ले रहे हैं चार्ल्स लॉ में। आपसे पूछेगा कि वीटी ग्राफ का नेचर क्या है, यानी चार्ल्स लॉ के ग्राफ का नेचर क्या है। ठीक है, तो वीटी ग्राफ का नेचर यानी वीटी का प्लॉट देखो कैसे होता है। ये हुआ, ये अल्टरनेटिव का बतला रहे। ठीक है, ये पूछता है आपसे वीटी ग्राफ। अगर आपसे पूछ दे कि वीटी ग्राफ कैसे प्लॉट होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, तो वही वॉल्यूम को पीछे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करते 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 एक -273 डिग्री सेल्सियस पे आएगा और वो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जो मैंने पिछले इसमें दिखाया था। ठीक है, ये वीटी ग्राफ हो गया। ये प्लॉट कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और एक और जैसे मान लो ये तुमको अगर 2 टेम्परेचर दिया है तब बोलेगा प्लॉट करने, तो ये गया और ये हुआ T2, ये हुआ T1। ऐसे ही प्लॉट होगा जहाँ T2 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा T1 से। ठीक है, ऐसे ही प्लॉट होगा ग्राफ। अब इसका नेचर कैसे लिखेंगे? स्ट्रेट लाइन passes through the origin
यहीं तक चार्ल्स लॉ खत्म, ठीक है। इसके बाद हम कॉम्बिनेशन करेंगे। चार्ल्स लॉ का मैं सम्स दूंगा डीपीपी में, आपको करनी है। उसके अगले क्लास में मैं चार्ल्स लॉ का सम्स के बारे में बतलाऊंगा, ठीक है। और कॉम्बिनेशंस के भी ऊपर भी मिलेगा आपको, आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं अगले दिन कराऊंगा। अगर आप ये समझ गए हैं बढ़िया से तो मुझको लगता है आप कर लेंगे। डीपीपी वाले सारे, डीपीपी वाला इजी ही आता है, डीपीपी में इजी ही देता हूँ। चलो अब कॉम्बिनेशन लॉ, लास्ट आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन लॉ, कंबाइंड लॉ भी बोलते हैं। चलो कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, चार्ल्स लॉ और बोयल्स लॉ को दोनों को मिलाया जाता है, मिला के जो फॉर्मूला मिलता है वही होता है कंबाइंड लॉ। अब देखो तुमको लिखना कैसे है, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ, कैपिटल साइंटिस्ट को रिस्पेक्ट देना है। बोयल्स लॉ, V proportional to T since pressure constant, pressure and mass constant है, यानी V proportional to T, ठीक है। ये मिला हमको, इसको इक्वेशन बन गया। अब अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V proportional to 1 by, hey, 1 minute, there is a mistake, बोयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, 1 by P, जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, ठीक है। 1 by P हुआ ये। अब यहाँ प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है, चार्ल्स लॉ T प्रोपोर्शनल होता है, और यहाँ पे प्रेशर एंड मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ रहे हो, कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों हमको पता है। अब इसको उतारो V प्रोपोर्शनल T इक्वेशन, ये कांस्टेंट है, ये मास, ये दोनों को, ये दोनों इक्वेशन 1 2 मिल गया। अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो कुछ ये इस प्रकार लिखेगा, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे। अब कांस्टेंट का वैल्यू क्या आया, PV/T, ठीक है। ये मिल गया कंबाइन। अब यहाँ से फिर वही एक ही नारा लगाएंगे हम, नोट कर लेना पॉज करके। अब इसको रहने दो। अब लेट वॉल्यूम of a gas is given at pressure P1 and temperature 10 लिख रहा हूं मैं, P1 and V2 at pressure P2 and temperature P कैपिटल T, P2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या देगा, PV/T मतलब P1 V1/T1 इक्वल्स टू P2 V2/T2। अगर आपको 3 वॉल्यूम, 3 प्रेशर, 3 टेम्परेचर, तो ये होगा P3 V3 P3। फिर आपको 4 दे दिया है तो P4 V4 P4, ठीक है। अमूमन 2 ही का आता है। इसमें से क्या करता है, आपको ये 6 टर्म है कुल, 6 टर्म में 5 टर्म दे देगा, 1 टर्म बोलेगा निकाल लें। इसमें भी एसटीपी का कंसेप्ट है, ठीक है। बढ़िया सा समझ में आ गया। आज का क्लास में यही एंड कर रहा हूँ। बढ़िया सा क्लास था, मजेदार सा क्लास था, भूल चूक माफ करना। चलो ये नोट कर लेना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगले दिन सम्स होगा इसके ऊपर। चलो बाय, जय हिंद, जय भारत।